गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 9 प्रकाश पढ़ रहे हैं और आज हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने है। यानी हमें क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि जैसे मान लो ये एक दर्पण है, यहाँ पे एम और एम डैश जो है वो दर्पण का काम कर रही है। ये एक दर्पण है और ये जो दर्पण जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें पी को उसने बिंब मान लिया और पी डैश को क्या मान लिया? प्रतिबिंब मान लिया। तो पी को जब उसने बिंब माना, पी डैश को प्रतिबिंब माना, तो उसने ये कहा है कि जो पी की एम से दूरी, ये दर्पण हो गया, एम को दर्पण माना है, तो पी की एम से दूरी जो है वो इक्वल किसके होनी चाहिए? पी डैश एम के। यानी ये प्रूफ करवाना चाहता है कि ये प्रूफ कर दो भाई कि पी एम जो है ना वो किसके इक्वल हो? पी डैश एम के। ये तो बिंब दूरी है और ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी। यानी दोनों को इक्वल प्रूफ करवाना चाहता है इस क्वेश्चन में। तो इसको क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ये डायग्राम बनाया मैंने। ये पी बिंब है और पी डैश इसका प्रतिबिंब। बना कैसे प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनाते टाइम कम से कम दो रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कम से कम दो तो किरण आएंगी प्रकाश की, तो मैंने दो किरणों का यूज किया हुआ है। माना एक किरण तो ओ बिंदु पर परावर्तित होती है और दूसरी किरण कितने पे? ओ डैश पे परावर्तित होती है। और हमें परावर्तन के नियम से कहाँ पे जाती है? ओ तो परावर्तित होके, यानी पी ओ परावर्तित होके ओ क्यू की तरफ जाती है और पी ओ डैश परावर्तित होके ओ क्यू डैश की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया परावर्तन। परावर्तन का नियम क्या कहता है? देखो ये अभिलंब हो गया, अभिलंब में एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7, ये जो कोण आई बराबर कोण आर, ये वाला। यानी ये चीज जो इंपॉर्टेंट चीज हमें नोट हुई कि एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर है और एंगल जो 6 है वो एंगल 7 के, दोनों में सेम ही हो रहा है ना, इनके बराबर है। इसका मतलब किससे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से एक चीज तो हमें प्रूफ हो गई कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं, तो वो हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, देखो ये चीजें तो परावर्तन से आ गई, ये परावर्तित हो गई, लेकिन प्रतिबिंब तो बना ही नहीं। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, तो हमें आभास होता है। तो अब आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वो जो प्रतिबिंब बनाना है, हम क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे। इन मान लो आभास कराएंगे कि भाई ओ पीछे भी चल रहा है, इस तरफ नहीं गया, ऐसे मिलाया और ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं? पी डैश पे। और पी डैश पे हमारा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। यानी जो हमने समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाया वो कहाँ बना है? पी डैश पे। और अब हमें प्रूफ क्या करना है? आपको पता है एमपी को किसके बराबर करना है? एमपी डैश के प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले एक दो चीजें और क्लियर कर लेते हैं। वो चीजें क्या क्या हैं जो हमें क्लियर करनी है? वो देखो इस तरह है जो चीजें हमें क्लियर करनी है। क्या क्लियर करना है? पहली बात क्या क्लियर करनी है? पहली बात ये क्लियर करनी है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये क्या है? अभिलंब है और अभिलंब लंब हो गया। लंब कितने का होता है? 90। तो एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम अगर एंगल 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? 90 माइनस एंगल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो अगर मुझे एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है तो 90 माइनस एंगल 3, मैंने क्या किया? साइड वाले एंगलों की निकाल ली। अब इसका मैं यूज कैसे करूंगी? देखो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो यानी मैं एंगल 2 की जगह एंगल 3 रख सकती हूँ या एंगल 3 की जगह एंगल 2। यानी मैंने ये कर दिया कि एंगल 4 में मैंने एंगल 3 की जगह एंगल 2 रख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो 3 की जगह 2, 2 की जगह मैं 3 रख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 की जगह क्या रख दिया? 2। इसका मतलब 90 माइनस एंगल 2, और यहाँ पे भी क्या है? 90 माइनस एंगल 2 कौन है? एंगल 1। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गए? बराबर हो गए ना, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 90 माइनस एंगल 2 आ रही है और इसकी भी 90 माइनस एंगल 2 आ रही है, और तो ये दोनों की सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या होगा? एंगल 4 और एंगल 1 क्या हो गए? इक्वल। और साथ में एंगल 9 भी इक्वल हो गया। कैसे? देखो ये कैसे हुआ? देखो एंगल 4 और एंगल 9 इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे? देखो साफ साफ दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेकिन ये देखो
ये वाला और ये वाला कैसा कोण हो गया, शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो एंगल 4 और एंगल 9 बराबर है। एंगल 4 एंगल 1 के भी बराबर है, तो एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 9 बराबर होंगे। तो इसमें भी यही होगा, एंगल 8 एंगल 10 और एंगल 5 बराबर होंगे। बिल्कुल सेम का सेम प्रोसेस है, इसमें भी वैसी की ऐसी प्रक्रिया है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इससे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 9 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीजें हमने पता कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक त्रिभुज लेना है और इस पूरे क्वेश्चन को समरूपता से सिद्ध करना है, सर्वांग समता से सिद्ध करना है। तो पहला जो इसमें हम लेते हैं वो ये लेते हैं त्रिभुज POO डैश, यानी ये ले लेते हैं एक त्रिभुज POO डैश, वह त्रिभुज यहाँ पे है P डैश O डैश। देखो इसमें मैंने लिख भी रखा है, देखो त्रिभुज POO डैश POO डैश और P डैश O डैश, P डैश O डैश, ये वाला मैंने लिख रखा है। इस त्रिभुज में लेते हैं हम। इस त्रिभुज में क्या लेंगे, इस त्रिभुज में एक चीज है कि अगर इस कोण को हम इस एंगल से, यानी इस एंगल को इस एंगल से प्रूव कर दें, इस एंगल को इस एंगल से, और ये भुजा तो वैसे भी इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि सेम है, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये तो इक्वल होगी। अगर इसको ये दोनों एंगल हम आपस में इक्वल सिद्ध कर देते हैं तो क्या होगा, ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा, और सर्वांग सम सिद्ध होने से हमें ये भुजा जो है वो क्या मिल जाएगी, इक्वल मिल जाएगी। और इस भुजा का किससे रिलेशन है, P और P डैश से। हमें ऐसा ही कोई रिलेशन चाहिए जो P और P डैश से कोई रिलेशन रखता हो, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है ये चीजें। तो मैंने क्या किया, मैंने इस त्रिभुज में इसको सर्वांग सम बनाया। क्यों बनाया, ताकि ये जो ये जो साइड है, ये जो भुजा है वो मुझे इक्वल मिल जाए। तो चलो देखो मैं क्या करती हूँ, किस तरह करती हूँ। देखो ये तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई, यानी एक नियम, कौन से नियम से सर्वांग सम सिद्ध करेंगे हम, कौन से नियम से करेंगे भाई, हम करेंगे ASA, यानी एंगल साइड एंगल से। हम इसको क्या क्या प्रूफ करेंगे, सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो सर्वांग सम प्रूफ करने में देखो ये तो हो गया O डैश, एक भुजा तो बराबर हो गई कि भाई O डैश बराबर O डैश, क्योंकि दोनों भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। अब हमें प्रूफ करना है इस एंगल को। देखो ये टोटल कितने का है, टोटल है ये 180 डिग्री का। इसको मैं पूरे को एक एंगल मान लेती हूँ, 2, 3 और 4, क्योंकि एंगल O बन रहा है ना ये, इसको मैंने पूरा एंगल O मान लिया। यानी मैंने ये कर दिया कि जो एंगल O है प्लस में एंगल 9 है 180 लिख सकती हूँ। देखो मैंने पूरा वो नहीं लिखा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते, घूमते ही रहते कौन सा एंगल लिया है। मैंने आपको बता दिया 2, 3 और 4, इसको मैंने क्या मान लिया, एंगल, एक एंगल मान लिया, और इसको एंगल क्या माना है, O, यानी ये कंप्लीट एंगल आ रहा है। और बच कौन सा गया भाई, एंगल 1, उसको जोड़ दिया और साथ में क्या हो गया 180 डिग्री। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये भाई एंगल O क्या हो गया 180 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं, 180 माइनस एंगल 9, ठीक है, सॉरी 1 था ना, तो मैं एंगल 1 लिख देती हूँ, 1 है ये, एंगल 1 लिख दिया, ठीक है, इसमें हो गया। अब देखो एक चीज और है, इधर भी है, इधर भी एंगल O है, इधर में एंगल O के साथ कौन जुड़ रहा है, एंगल 9। देख लेना एंगल O किसके साथ जुड़ रहा है, एंगल 9 के साथ 180 डिग्री। अब ये दोनों सेम सेम से लग रहे हैं ना एंगल वो, इसलिए 3 का यूज करते थे। ऊपर वाले में तो PO, यानी ऊपर वाला जो एंगल है वो PO डैश वाला है, ठीक है, तीनों से लिखते हैं तो। और नीचे वाला है P डैश O डैश वाला, तो दोनों थोड़े अलग हैं। ये P डैश O डैश वाला ये नीचे वाला एंगल है और ये ऊपर वाला एंगल है, तो दोनों अलग एंगल है। इसमें थोड़ा सा देख लेना, यानी ये तो इसको और इसको जोड़ के 180 हुआ है, इसमें इसको और इसको जोड़ के 180 हुआ है, ठीक है, इतना हो गया। एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं भाई, जो एंगल O है ना, इसको 180 माइनस एंगल 9। तो चलो इसको हम यह लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों में एंगल O और एंगल O को इक्वल करेंगे, पहले बोल देंगे एंगल O तो इक्वल है। तो ये जो एंगल है ये एंगल है एंगल P डैश O डैश, ये वाला है, ठीक है, और वो जो एंगल है PO डैश वाला है, ठीक है, ये वाला। अब देखो एंगल 1 और एंगल 9 आपस में इक्वल है, कहाँ, यहाँ प्रूफ किया था ना हमने, ये चीजें काम आएंगी, ये मैंने प्रूफ किया था। तो इसका मतलब ये मैंने यहाँ पे 1 की जगह 9 लिख सकती हूँ, यानी मैंने 1 की जगह मैंने 9 लिख दिया। 1 की जगह अगर मैंने 9 लिख दिया तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब P डैश O डैश किसके बराबर है, PO डैश के बराबर है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, PO
ओ डैश किसके बराबर है, पी डैश ओ ओ डैश। यानी हम थोड़ा सा कामयाब हो गए किसमें, ये प्रूफ करने में, पी ओ ओ डैश किसके बराबर हो गया, पी डैश ओ ओ डैश। एक मैंने साइड प्रूफ कर दी, एक मैंने एंगल प्रूफ कर दिया। एक एंगल बचा है जो कि मैं ये वाला, क्योंकि इस साइड में ये वाला ही एंगल है ना, एंगल 5 को एंगल 10 के बराबर प्रूफ करना है, और वो मैं पहले कर चुकी हूँ। कैसे, एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 9 आपस में बराबर थे। कैसे किया था, एंगल 8 और एंगल 10 क्या थे, शीर्षाभिमुख है, और मैंने एंगल 8 और एंगल 5 को इक्वल प्रूफ किया था। कैसे, इसमें किया था, एंगल 4 और एंगल 1 को मैंने इक्वल प्रूफ किया था ना, तो मैं एंगल 8 और एंगल 5 को भी इक्वल मान सकती हूँ। मैंने कहा था नहीं, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम यहाँ होता है। तो जब मैंने एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 9 को इक्वल प्रूफ कर ही दिया है, तो एंगल 5 भी किसके बराबर होगा, एंगल 10 के। तो ये एंगल किसके बराबर हो गया, इस एंगल पे। यानी ये दोनों साइड एंगल्स इक्वल हो गए, ये साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज जो था आपका पी ओ ओ डैश किसके समरूप है, पी डैश ओ ओ डैश। और इस समरूपता से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इससे हमें सिर्फ एक चीज निकालनी है कि पी ओ डैश किसके बराबर होगा, पी डैश ओ डैश के। बस इस समरूपता से हमें यही चीज निकालनी थी कि पी ओ किसके बराबर होगा, पी ओ डैश बराबर किसके होगा, पी डैश ओ डैश के। यानी ये हमने समरूपता यहाँ पे निकाल ली कि भाई ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। यानी ये मैंने दो चीजें लिखी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, इस भुजा से मैंने वैसे ही इसके नियम से लिख दिया, लेकिन मेन है पी ओ डैश किसके बराबर है, पी डैश ओ डैश के बराबर है। ठीक है, यानी ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन हमें क्या मतलब था, इस भुजा से मतलब था। ये भुजा कहाँ काम आएगी, देखो इस पूरे त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना, सर्वांगसम सिद्ध करना का मेन मकसद ही यही था कि ये जो भुजा है ना वो हमारे इक्वल प्राप्त हो जाए, पी ओ डैश और पी डैश ओ डैश इक्वल प्राप्त हो जाए। तो ये चीज मैं लिख सकती हूँ, मैं नोट कर सकती हूँ कि मैंने क्या प्रूफ कर दिया, पी ओ को किसके बराबर कर दिया, पी डैश ओ डैश के बराबर। यानी पी ओ डैश को किसके प्रूफ कर दिया, इस चीज को मैंने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब हम लेते हैं एक्चुअल, जिस त्रिभुज की हमें जरूरत है, जिससे हम पी एम को किसके बराबर प्रूफ करेंगे, पी डैश एम के। अब देखो हम क्या करना है, हमें करना है त्रिभुज लेना है पी ओ एम और एक लेना है पी डैश ओ एम। ठीक है, इसमें देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है, देखो ये जो एंगल है और ये एंगल है 90 डिग्री का लग रहा है, तो एंगल एम और एंगल एम क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी मैंने एक एंगल बराबर प्रूफ कर दिया। इसको भी हमें क्या करना है, सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो एंगल एम और एंगल एम बराबर प्रूफ कर दिया, किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। एक एमओ को मैंने एमओ के बराबर प्रूफ कर दिया। कैसे, एमओ डैश और एमओ डैश इक्वल हैं। देखो थोड़ा नाम पे मत जाना, मैंने अच्छे से इसमें दिखा रखा है कि भाई ये वाला थोड़ा सा हो जा रहा है। देखो एम ओ डैश को मैंने क्या किया, एमओ डैश के बराबर प्रूफ कर दिया। क्यों, अरे दोनों एक ही तो साइड है, उभयनिष्ठ हो गई, तो उभयनिष्ठ भुजा तो हमेशा इक्वल होती हैं। ध्यान से देखना, एमओ डैश किसके बराबर प्रूफ कर दिया, एमओ डैश के। एम को किससे के बराबर प्रूफ कर दिया, एम के। यानी ये वाला एंगल तो ये वाला है, यानी नीचे वाला ओ डैश एम पी डैश, और ये वाला ओ डैश एम पी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये आपस में बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, दो एंगल, एक एंगल और एक साइड प्रूफ कर चुकी हूँ, बच गई एक साइड। एक साइड कौन सी वाली साइड, इस त्रिभुज में ये एंगल 5 और एंगल 10 आपस में कैसे हैं, बराबर है। उसमें पिछले वाले में भी प्रूफ किया था, कारण आपको पता ही है किसके कारण, एंगल 1/4, उस हिसाब से मैंने कर ही दिया था। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सर्वांगसम प्रूफ हो गया। कौन सा वाला, पी ओ एम जो था किसके सर्वांगसम है, पी डैश ओ एम के सर्वांगसम है। यानी पी ओ एम जो है किसके सर्वांगसम हो गया, पी ओ एम डैश के। बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, और एक चीज और भी, अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो कि भाई मुझे तो इस हिसाब से नहीं करना, दो ऐसा नियम से करना है जो हमने यूज किया था कि भाई इस हिसाब से करना है। एक हमने इसका भी लिया था, देखो ये वाली साइड जिसमें आप एंगल एम का यूज नहीं करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है किससे, अभी हमने सर्वांगसम यूज किया था। देखो सर्वांगसमता अभी प्रूफ की थी ना इसकी, और जिसमें हमने ये भुजा निकाली थी, बार बार कही थी मैं कि मैं ये भुजा निकाल रही हूँ, पी ओ और पी डैश ओ, ये मैंने भुजा निकाली थी। तो इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो पी ओ और या पी डैश ओ डैश, ये मैंने लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों जो हैं भुजाएं इक्वल हैं, इसके साथ में ये भुजा भी क्या है,
इक्वल है क्योंकि दोनों सेम है, और इसमें जो इन दोनों भुजा पे जो एंगल बन रहा है ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो यानी इससे हम ज्यादा वो कर सकते हैं कि साइड एंगल साइड से मैंने इसको प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं होता कि हाँ वैसे तो 90 डिग्री का होता है, प्लस में फिर भी ये भी हो जाता है, ये भी इक्वल होगा, क्योंकि ये जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। दो एंगल से हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक नहीं लगता है, इसलिए जो हमने ये प्रोसेस किया कि ये वाला एंगल ये वाली साइड के बराबर है, और ये जो साइड है, ये जो क्या बोलते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है क्योंकि एक ही साइड है, और ये दोनों साइड आपस में बराबर थी, ये साइड भी आपस में बराबर थी, प्लस में ये एंगल भी बराबर था। ठीक है, तो हम आसानी से किसी भी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं। कौन सा वाला, हम आसानी इसको प्रूफ कर देंगे और क्या बोल देंगे कि त्रिभुज कौन सा वाला, त्रिभुज जो पी ओ डैश एम जो है किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज पी डैश ओ डैश एम के। तो इससे हमें निकालना क्या है, इससे भी हमें एक ही चीज निकालनी सर्वांग समता से, पी एम किसके बराबर हो जाएगा, पी डैश एम डैश से। उससे भी हमने एक ही साइड निकाली थी, इससे भी हमने एक ही साइड निकाली है, और हम कह सकते हैं बिंब उतनी दूर होगा जितना कि प्रतिबिंब, या प्रतिबिंब उतनी ही दूर होगा जितना बिंब। ये वाला समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से देख लो मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सर्वांग सम सिद्ध किया है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए मैंने इसको इसके इक्वल सिद्ध किया, ये इसके इक्वल सिद्ध किया, प्लस में जो ये जो साइड थी वो इक्वल थी ही, इस हिसाब से मैंने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। और मैंने क्या किया, पी ओ को किसके बराबर कर दिया, पी ओ डैश, सिर्फ मैंने ये निकाला है इसमें से। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला त्रिभुज लिया, बड़ा वाला ये वाला, उसमें दो एंगल लिए। अब ये दो त्रिभुज मैंने ले लिए, ये वाला आधा ये इसमें मैंने क्या किया, इसको ये तो ऑटोमेटिक किससे सिद्ध हो गया, इस त्रिभुज से। मैंने कहा था ना हमने यही भुजा निकाली है, तो ये वाली मैंने इनसे सिद्ध कर दी कि ये दोनों बराबर हैं। ये कौन सी, ये उभयनिष्ठ भुजा थी इसलिए वो हो गया, प्लस में ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो हमने इसी हिसाब से इसको सिद्ध कर दिया। बाकी और भी तरीके हैं सर्वांग समता के, तो ये लॉ जो है, ये जो नियम है ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इस हिसाब से मैंने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। फिर तो इसको सर्वांग सम सिद्ध करने का क्या था, मैंने 2 बार सर्वांग सम सिद्ध किए, एक तो इसको प्लस में इसको, ये जो कंप्लीट है इनको सर्वांग सम सिद्ध किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, पीएम को किसके बराबर कर दिया, पी डैश एम डैश। इसका मतलब पूरे में सर्वांग सम सिद्ध करना है, किसी भी तरह से करो आप सर्वांग सम सिद्ध करो, और सर्वांग सम सिद्ध करते ही इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।